हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ को, मेडिवल हिस्ट्री, यानी आपका मध्यकालीन इतिहास। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एमए के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हैं। तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस इस सीरीज़ को भी आपने बहुत ज़्यादा प्यार देना है। तो चलिए, आज की जो फर्स्ट क्लास है हमारी स्टार्ट हो रही है मेडिवल हिस्ट्री की, और जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है मैं आपको स्टार्टिंग से वो भी करवा रही हूँ। ठीक है, और तो सबके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जल्दी जी हम जो है ना जल्दी जल्दी करके अब हम प्राचीन इतिहास को भी जो स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने ओवरऑल हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ लिया, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बीए के विद्यार्थी हो, चाहे आप एमए के विद्यार्थी हो, तो वो चीज़ जो है ना आपको आसानी से समझ आ जाती है। तो सबकी ही प्लेलिस्ट अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास की जब स्टार्टिंग करते हैं तो अरब आक्रमण से जो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि अरबों का अटैक हुआ था हमारे भारत में। तो यहीं से जो है आपकी मध्यकालीन इतिहास जो है स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? एक है इतिहासकार बिलादुरी कृत बिलादुरी, इनकी जो किताब है इनका नाम है फुतू अल बलदान। ठीक है, या बिलादुरी बलदान क्या है नाम? बिलादुरी बलदान। ये किताबें भाई याद रखनी है आपको। ठीक है, बिलादुरी की है, बलदान से याद कर लेना, बिलादुरी बलदान ये इसकी बुक है। तो हमें इससे पता लगता है कि अरबों ने हमारे भारत में अटैक किया था। एक बुक और है चचनाम या चचनामा। ठीक है, चाचनामा भी बोल देते हैं, चचनामा भी बोल देते हैं, चचनाम भी बोल देते हैं। तो ये जो है, ये इस बुक का कौन ऑथर है ये हमें नहीं पता लगा, आज तक हमें इस बात का नहीं पता लगा है। और ये जो हमें मिली है किस भाषा में मिली है? ये हमें अरबी भाषा में मिली है। और इस बुक को बाद में जो नासरुद्दीन कुबाचा हैं, ये आपको आगे पता लगेगा कि ये करेक्टर कौन है। तो नासरुद्दीन कुबाचा के समय में अबू बकर कुफी द्वारा जो है, देखो फारसी में जो है इसका अनुवाद किया गया था। पहले इसकी भाषा थी अरबी। ठीक है, बाद में जो अनुवाद किया फारसी ने किया, कुफी ने किया। कुफी का फ कर लो, फ से कुफी, फ से फारसी, ऐसे करके याद करना है। अबू बकर कुफी द्वारा जो है फारसी में अनुवाद किया गया, और नासरुद्दीन कुबाचा का जब टाइम पीरियड चल रहा था तब इसका जो है फारसी में अनुवाद किया गया। जो चचनामा है, चाचनामा है या चचनाम है, कोई भी नेम आ जाए, एक ही नाम है, मतलब ना अलग अलग कर देते थे उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी। देखो, फिर इसके बाद आता है कि हमें बुक का पता लग गया है कि बुक कौन सी है जहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में पता लगता है कि अरबों का अटैक हमारे भारत में हुआ था। अरब आक्रमण हुए थे, असफल रहे आक्रमण पर। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं आक्रमण, ये सारे के सारे जो हैं हमारे भारत पर असफल रहे हैं। ठीक है, और जो सफल रहा है वो रहा है हमारा 705 में जाके, थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है सुधर गया था। 705 में जो है ये जो अटैक कहाँ तक पहुँचा है, सिर्फ मकरान पर ही ये विजय पा गए थे। ठीक है, इबन अल हरी वहीद के टाइम में मकरान पर जो है इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी अरबों ने। फिर 711 में जाके, ठीक है, जल मार्ग में बुंदेल और बुरदल, और स्थल मार्ग में अब्दुल्ला। ठीक है, फिर 712 जो हमारा मेन जो है स्टार्ट हो जाता है, एक कह सकते हो कि भाई की यहाँ से जो हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है, जो मेनली आपको यहाँ से याद रखनी है। बैकग्राउंड थोड़ा सा मैंने बता दिया है। मोहम्मद बिन कासिम, आपने नाम ये ज़रूर सुना होगा। तो जो इनका टाइम पीरियड था वो था 712। तो 712 में एक मोहम्मद बिन कासिम शासक थे, ये आए थे जल मार्ग से जो है भारत में आए थे। ठीक है, नोफ्ता और मंजानिका। अब ये क्या थी? नोफ्ता पता क्या थी? जल मार्ग में एक नोफ्ता जो मशीन है, ये जो पत्थर फेंकने में ये मदद करती है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये जल मार्ग से हमारे भारत में आए थे, और दो चीज़ें साथ में लाए थे। कौन कौन सी थी? नोफ्ता और मंजानिका। अब नोफ्ता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये है कि एक मशीन है जो पत्थर फेंकने में उस समय मदद करती है। मकरान का उस समय शासक कौन था? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 705 में ये जो है मकरान तक पहुँच गए थे। तो अगर आपने कहें कि भाई इस पे विजय प्राप्त कर ली, तो 712 में आते आते हमें इसके शासक का नाम याद करना
पड़ेगा तभी आपको जो है पीछे थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बताया है। तो जो मकरान का शासक था वो था मोहम्मद हारून। ठीक है, मकरान का शासक है मोहम्मद हारून करता है और इसका क्या देता है, साथ देता है मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है, फिर ये जो है सबसे पहले आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ करता है, सिंध में करता है, देवल या दाउल में। ठीक है, देवल या दाउल में। ठीक है, यहाँ ये क्या करता है, देवल में ये 3 दिन तक ना कत्लेआम करता है, मतलब इतना खून खराबा करता है भाई, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले जजिया कर जो लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है कि सबसे पहले जजिया कर जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ये गैर इस्लामिक जो ये था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पर भी नहीं लगाया। ठीक है, ये गैर इस्लामिक पर था, ब्राह्मण पर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, सबसे पहले जो है जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया है, ब्राह्मण पर इसने नहीं लगाया था। ठीक है, दूसरा जो हुआ निरुद्ध, ये निरुद्ध क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये बौद्ध अनुयायी था। ठीक है, और ये जो था कोई इससे युद्ध नहीं हुआ था, ये कासिम के ना अधीन हो गए थे। जो निरुद्ध थे, एक ये बौद्ध अनुयायी थे और ये इनसे कोई भी युद्ध नहीं हुआ था और ये मोहम्मद बिन कासिम के अधीन हो गए थे। ये तीसरा नाम आता है सहवान, फिर आता है शीशम और ये आता है रावर। ठीक है, रावर राजा दाहिर इसमें मारा गया था। ठीक है, तो इनकी भी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ अटैक हैं, अटैक करते ही जैसे वो हमारे भारत में आए थे, अरबी आए थे, तो शुरू शुरू में ना कहानी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्टिंग चल रही है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, फिर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अरब आक्रमण, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बिलादुरी की जो एक पुस्तक है, फुतुउल बल्दान या बिलादुरी बल्दान फिर दूसरी बुक थी आपकी चाचनामा, ये अरबी द्वारा जो थी, लिखी हुई थी और अरबी भाषा में थी। फिर नासरुद्दीन कुबाचा के टाइम में कुफ़ी ने इसे, अबू बकर कुफ़ी ने इसको फ़ारसी में अनुवाद किया था। फिर जो है हम बात करते हैं अरबों के आक्रमण की। ये हमारे भारत पर असफल रहे, लेकिन कहाँ कहानी बदली हमारी 705 में जाके। इनके नाम याद करने इतने ज़रूरी नहीं है। 705 में जाके जो है मकरान पर इन्होंने विजय प्राप्त करी। फिर उसके बाद जो है 712 में जाते जाते फिर यहाँ पर थोड़ी इनकी स्थिति जो मोहम्मद बिन जो कासिम है उसके अंडर में स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। फिर जो है मकरान के शासक जिसका नाम था मोहम्मद हारून, इसने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया था और सबसे पहले जो इसने आक्रमण किया था, कहाँ किया था, क्वेश्चन आ सकता है। ये देवल या दाउल में इसने किया था और ये देवल कहाँ है, सिंध में है। फिर दूसरे जो ये जिससे वार्तालाप करता है, निरुद्ध से करता है, सहवान, शीशम, राजा दाहिर। ठीक है, तो इतना जो है आपको जो है याद रखना है। अब राजा दाहिर की क्या कहानी है, इसमें जो एक रावर का था राजा दाहिर, वो इसमें मारा गया था और इसकी पत्नी का क्या नाम था रानी देवी। ठीक है, रानी देवी इसकी पत्नी का नाम था, जो इस युद्ध को क्या करती है, संभालती है। रावर का युद्ध कहते हैं कि राजा दाहिर इसमें मारा गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है ब्राह्मणवाद की। इसमें जो दाहिर का पुत्र था, यहाँ पे जो दाहिर था वो मारा गया था। ठीक है, इसमें इसका पुत्र आ जाता है जिसका नाम है जयसिंह। ठीक है, जयसिंह क्या होता है, जयसिंह यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, दाहिर का पुत्र यहाँ जयसिंह भी हार जाता है और ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। फिर राजा दाहिर की जो है दूसरी पत्नी है, उसका नाम है लाडो। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। राजा दाहिर की दूसरी पत्नी का क्या नाम है, एक पत्नी से तो उसको पुत्र है जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा दाहिर की जो दूसरी पत्नी है उसका नाम है लाडो। इसकी जो है 2 पुत्रियां हैं, पुत्रिया का नाम है सूर्यमल और एक का नाम है परमल। मोहम्मद बिन कासिम जो कहाँ से आया था, ये ईरान से आया था। इन दोनों को, जो सूर्यमल है और परमल है, इन दोनों को ये गिरफ्तार कर लेता है और अपने साथ क्या कर लेता है, इनको ले जाता है। एक कहानी की तरह हम समझे, ठीक है ना। और कहते हैं वहाँ जाके जब ये अपने शासक में ले गया था, अपने शासन में वापस जब ले गया था, तो इन दोनों ने ये कहा था कि मतलब जब अपने राजा के सामने इसको प्रस्तुत करने लग गया था, तो इन दोनों लड़कियों ने ये बात कही थी कि इसने तो हमें हमारा पहले ही भोग कर लिया है। तो बहुत ही इसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अरोर क्या है। अरोर थी उस समय सिंध की राजधानी। अरोर, ध्यान रखेंगे, अरोर उस समय जो है सिंध की राजधानी है। सिंध पे ही सबसे ज़्यादा
जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है मध्यकालीन इतिहास में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने इसी पर जो है सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, मुल्तान को उस समय क्या कहते थे, मुल्तान को सोने की नगरी कहा जाता था। और यहाँ मुल्तान से क्या होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है यहाँ से ये वापस चला जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अंत में क्या होता है, कन्नौज में अबू हाकिम के नेतृत्व में ये क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जब मोहम्मद कासिम जो है अब यहाँ से चला जाता है तो ये कहाँ से जाता है, मुल्तान से जाता है, जिसको सोने की नगरी कहते हैं। इसके बाद में ये कन्नौज में जाने के बाद ये कन्नौज में अपना एक बंदा भेजता है, अबू हाकिम। क्या नाम है, अबू हाकिम। ये इसके नेतृत्व में यहाँ कन्नौज में क्या भेजता है, अपनी सेना भेजता है। अब बात करेंगे कि अरब जो आक्रमण हुए हैं उसके प्रभाव हमारे भारत में कैसे कैसे रहे हैं। सबसे पहले तो हम सिंध क्षेत्र की ही बात करेंगे, क्योंकि यहीं पर यहाँ दबदबा रहा है। तो सिंध क्षेत्र में हमने ऊँट पालना सीखा। ये अरब आक्रमण की देन है हमारे भारत में, जो आज भी कायम है। ऊँट पालना, खजूर की खेती, यानी कि भारत में खजूर की खेती जो है कब शुरू हुई है, जब अरबों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि खजूर की खेती करते कैसे हैं। अब समझ गए होंगे आप। तो ऊँट पालना हो गया है, खजूर की खेती हो गई है। इन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। वेरी इंपॉर्टेंट, दिरहम नामक जो है इन्होंने यहाँ पर सिक्का चलाया गया था। और यहाँ पर पहले जलमार्ग का हमें ज्ञान नहीं था, तो जब इन्होंने हमारे भारत में अटैक किया तो हमें पता लगा कि जल मार्ग भी है, स्थल मार्ग का ही ज्ञान था, जल मार्ग भी है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है कुछ कुछ बुक्स आती हैं जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, विष्णु शर्मा की एक बुक है जिसका नाम है पंचतंत्र। इसमें जो है नीति शास्त्र है। ठीक है, ये चीज़ें जो जो मेन है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, इस बुक को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त की जो है बुक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। क्या नाम है, ब्रह्म सिद्धांत। इसने क्या किया है, इस सिंध में हिंद अरबी भाषा में जो क्या किया है, इस चीज़ का अनुवाद किया है। ठीक है, अल फज़ारी ने जो ब्रह्मगुप्त थे उनकी बुक का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। और इसके बाद अल फज़ारी ने सिंध या अरबी भाषा में जो है इसका अनुवाद किया है। किसने किया है, अल फज़ारी ने। ब्रह्मगुप्त की एक और भी बुक है जिसका नाम है खंडक खांडे। क्या नाम है, खंडक खांडे। इसका इब्राहिम मंजरी ने खंडन कर दिया है। तो मंजरी ने जो है इसका अनुवाद किया था। ठीक है, और इसके बाद एक जो चीज़ जो आपको याद रखनी है, मुल्तान को इसमें विकसित किया गया। जो सोने की नगरी थी ना उसको विकसित किया गया। और यहाँ पर मशुरा नामक जो है नगर बसाया गया। और यही बाद में क्या बनती है, बाद में सिंध की राजधानी बनती है। एक इसने शहर भी बसाया जिसमें अलमाफूजा शहर, ये एक तरह का सुरक्षात्मक शहर था। ठीक है, और ये जो है गुर्जर प्रतिहारों से रक्षा करने के लिए बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ऐसा शहर बनाया गया है, तो अलमाफूजा शहर जो है ये जो है शहर बसाया गया था। और किससे रक्षा करने के लिए, गुर्जर प्रतिहारों से रक्षा करने के लिए ये बनाया गया था। भारतीय विद्वानों को जो संरक्षण जो है अरब में मोहम्मद हारून खलीफा के काल में मिलती है। ठीक है, जो भारतीय विद्वान थे उनको संरक्षण कब मिला है, जो भारतीय विद्वान थे अरब में कब मिला है उनको संरक्षण, एक शासक का नाम है जिसका नाम है मोहम्मद हारून। इसके टाइम पीरियड में ये जो हमारे जो भारतीय विद्वान थे उनको संरक्षण उस समय मिला है। ये मोहम्मद हारून कौन था, ये मकरान का शासक था। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें जो है आपको याद रखना है, एक था बर्मका, एक था धन, एक था मनक। ठीक है, ये विद्वान बर्मका था। अब ये कौन था, ये एक बौद्ध अनुयायी था। और जो ये बर्मका था ये बगदाद का प्रधानमंत्री भी था और 50 वर्ष तक ये इस पद पर बना रहा। दूसरा था धन, ये बगदाद का क्या था, ये बगदाद का चिकित्सा अधिकारी था। धन, उसके पास धन बहुत था। मनक जो विद्वान है, ठीक है, इसने जो ये मनक है ना, इसने जो मोहम्मद हारून है ना, जो मकरान का शासक है, मनक ने जो है इस मोहम्मद हारून का क्या करवाया था, इलाज किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बीए के विद्यार्थियों को थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एमए के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, तुम तो ज़रूर करना। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और भी विद्यार्थी कह रही हूँ, कुछ और भी विद्वान जो है इंट्रोड्यूस किए गए, वो किए गए बाजीगर, मल और सिद्धबाग। ये अन्य विद्वान थे और ये सभी के सभी कौन थे, ये भारतीय थे। ठीक है, एक और जो है नाम ध्यान रखना है वो है अबू मानशर का।
मानशर, अबू मानशर, ये एक अरबी विद्वान था। ठीक है। और बनारस में इसने क्या किया था, बनारस में इसने 10 साल तक ज्योतिष ये रहा था, ज्योतिष शिक्षा इसने ग्रहण की थी मानशर ने, यानी कि उसकी मंशा जो थी ज्योतिष में थी। इस तरह जो आप इसको याद कर लेना। तो ये सारा कुछ आपने याद करना है और आपकी बुक में ऑलमोस्ट लिखा ही हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। ठीक है। अब जो है तुर्क आक्रमण जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है। सबसे पहले आपके जो है तुर्क आक्रमण में दो बंदों का नाम बहुत जो है हटके आता है। सबसे पहले आपका नाम आता है महमूद गजनवी, फिर आता है मोहम्मद गोरी, और इस नाम से बिल्कुल आप परिचित थे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ हम थोड़े से फेमिलियर हो गए हैं। ये पीछे बैकग्राउंड है कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग भी जाने ज़रूरी है। ठीक है। ये होती है गजनी, जो है अफ़गानिस्तान में है। गजनी है ना आपका, ये अफ़गानिस्तान में है। और यहाँ पर दो वंश थे, एक तो था गजनी वंश और एक था यामनी वंश। ठीक है। सबसे पहला जो शासक आया था वो आया था अल्पगीन। ठीक है। अल्पगीन का जो बेटा आया था सुबुक्तगीन। इसका जो बेटा था महमूद गजनवी, जो आप पढ़ते हो। महमूद गजनवी का जो टाइम पीरियड था बच्चों, ये था 997 से 1030 AD का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका टाइम पीरियड। इसके पापा का नाम आपने याद रखना है सुबुक्तगीन, और इसके पापा का नाम भी याद रखना है अल्पगीन। यानी महमूद गजनवी के दादा का क्या नाम था, अल्पगीन था। ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। और ये किस वंश से संबंधित रखता था, ये गजनी वंश से जो है संबंधित रखता था। महमूद गजनवी के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था, गजनी में हुआ था। इसके पिता का क्या नाम था, सुबुक्तगीन था। इसकी माता का क्या नाम, ये जो माता थी ये कहाँ की थी, एक था जाबुलिस्तान का ना, एक धनी व्यापारी था, उसके ये पुत्री थी। ठीक है। जाबुलिस्तान के धनी व्यापारी की ये पुत्री थी इसकी माता। पिता का नाम आपने याद रखना है। और महमूद गजनवी को जाबुलिस्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, यानी कि अपने नानके में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। इसकी जो उपाधि है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। इसकी जो उपाधि है वो है आज़म ए सुल्तान। आज़म ए सुल्तान, पहला तुर्क सुल्तान। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला तुर्क सुल्तान कौन था, तो महमूद गजनवी जो था पहला तुर्क सुल्तान था। या आज़म ए सुल्तान किसे कहा जाता है, आज़म ए सुल्तान महमूद गजनवी को कहा जाता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, या आप जब मतलब आप लिखेंगे भी सही, तो उसमें आपने उपाधियाँ सबकी लिखनी है। और इस्लाम का नायक की उपाधि भी जो है इसे ही मिली है। खलीफा के द्वारा इसे जो मिला है नाम, वो मिला है अल कादिर बिल्लाह। ठीक है। इसे क्या नाम मिला है, खलीफा के द्वारा इसे अल कादिर बिल्लाह भी कहा जाता है। यामीन उद्दौला भी कहा जाता है, यामीन उल मिल्ला भी कहा जाता है। और इसे जो यामीन उद्दौला का क्या मतलब होता है, यामीन उद्दौला का मतलब होता है द से दाहिना। ठीक है। साम्राज्य का दाहिना हाथ जो है इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसे साम्राज्य का संरक्षक भी कहा जाता है। यामीन यामीन उल मिल्ला का क्या मतलब है, देखो फिर से बता रही हूँ। खलीफा का नाम है अल कादिर बिल्लाह। क्या नाम है, अल कादिर बिल्लाह, ये खलीफा का नाम है। इसने इसे दो उपाधियाँ दी हैं, जो है एक तो यामीन उद्दौला और एक है यामीन उल मिल्ला। यामीन उद्दौला का क्या मतलब है, द से दौला, द से दाहिना, साम्राज्य का ये दाहिना हाथ है। और यामीन उल मिल्ला का क्या मतलब है, साम्राज्य का संरक्षक। ठीक है। और इसको एक और उपाधि मिली है, वो है गाजी की। यामीन उल मिल्ला, यामीन उद्दौला, गाजी की उपाधि, आजम ए सुल्तान, पहला तुर्क सुल्तान, इस्लाम का नायक, ये सभी इसी की क्या है, उपाधियां हैं। और ये आपने चीज़ याद रखनी है। महमूद गजनवी ने हमारे भारत में 17 बार जो है अटैक किया था, ये चीज़ आप सबको पता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि अगर इसने 17 बार हमारे भारत में अटैक किया है, तो हेनरी रलियट से जो है हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब इस महमूद गजनवी का जो इसने हमारे भारत में इतने अटैक किए हैं, इससे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था धन की लूटपाट करना था। एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था उतबी, उसने एक जिहाद का नारा भी दिया था। और इसका था कि ये बात कहता है, उतबी ये बात बोलता है कि इसने सिर्फ धर्म का प्रसार करना था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ये धन की लूटपाट भी जो है करना चाहता था। ठीक है। इसके बाद जो है मोहम्मद जाफ़र का नाम आता है। उन्होंने भी मुख्य उद्देश्य बताया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था
धन की लूट, और हेरेल ने भी इसकी भी सहमति दी है कि धन की लूट करना चाहता था। अन्य उद्देश्य क्या थे? धन की लूट तो थी ही थी, एक तो जिहाद का नारा दिया और हाथी को ले जाना, ये भी इसके अन्य उद्देश्य में आता है। अब बात करेंगे हम इसके आक्रमणों की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें पता है इसने 17 बार जो है हमारे भारत पर आक्रमण किया है। सबसे पहले जो है इसने आक्रमण किया है वो किया है 1000 में। हिंदू शाही के जो सीमावर्ती भागों पर इसने किया है। शासक उस समय कौन सा था? जयपाल था। याद रखना, हिंदू शाही जयपाल इसमें हार गया था। पहला आक्रमण 1000 में हुआ था। फिर दूसरा आक्रमण हुआ 1001 में। इसमें जो ये जयपाल था इसको यहाँ पर इसने गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आक्रमण इसने करा है, शासक किया है बाजरों पर, तो 1004 में यहाँ पर अटैक किया। चौथा आक्रमण हुआ है 1005 में। देखो अब यहाँ पर गिनती थोड़ी इधर उधर होगी, चौथा है तो 5 आएगा। मुल्तान पे किया। मुल्तान क्या था? उस समय सोने की नगरी था, ठीक है। और मुल्तान का शासक था फतेह दाऊद, और ये शिया धर्म से जो था संबंधित रखता था, ठीक है। और फतेह दाऊद को ये जो है आपको कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो जो मेन पॉइंट है मैं वही आपको बताऊंगी, ठीक है ना। चौथा आक्रमण आपका हुआ है 1005 में, जो कि हुआ है आपका मुल्तान सोने की नगरी में। और मुल्तान क्या कहते हैं उसको? सोने की नगरी कहा जाता है। और इसका जो शासक था वो था फतेह दाऊद। और जो ये फतेह दाऊद था ये शिया धर्म से संबंधित था, ठीक है। और जो गजनवी था वो सुन्नी था, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है 1006 से 1007 तक, ठीक है। मुल्तान पे ही होता है। इसमें नौसा शाह को ये हरा देता है। फिर इसके बाद जो है छठा आक्रमण होता है, यहाँ पर हुआ है 1008 में। इसने क्या है, आनंद पाल ने यहाँ पर संघ बनाया था। और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, 1008 में जो हुआ था युद्ध हुआ था, छाछ का युद्ध हुआ था। इसमें जो गजनवी क्या होता है, इसमें गजनवी बिल्कुल जीत जाता है। और इस समय जो इसकी राजधानी बनती है वो बनती है नंदन। क्या बनती है? नंदन। और कौन सा युद्ध हुआ 1008 में? छाछ का। और किसने संघ बनाया था? आनंदपाल ने बनाया था। सातवां जो आक्रमण होता है वो होता है हिमाचल नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर पर। बहुत ज़्यादा ये लूटपाट मचाता है हिमाचल में नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर पर, सातवां, ठीक है। आठवां जो होता है वो होता है 1010 में होता है, और इसमें ये फिर से मुल्तान पर आक्रमण करता है। नौवां आक्रमण जो करता है ये थानेश्वर पर करता है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये 9वें आक्रमण चक्र स्वामी जो मंदिर है ना उसको ये तोड़ देता है। 10वां जो आक्रमण होता है वो होता है 1014 से 1015 के बीच में। त्रिलोचन पाल की यहाँ इसमें हार हो जाती है। 11वां आक्रमण करता है 1015 में, और ये कश्मीर के विरुद्ध करता है। जो भीमपाल इसका बेटा है और ये इसका शासक, मतलब त्रिलोचन पाल की जब ये हार इसमें हो जाती है ना 1014 से 1015 में, जो भीमपाल है ये त्रिलोचन पाल का क्या है? बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी हार हो जाती है। 12वां जो अटैक करता है ये उत्तर भारत के मैदानी भागों में ये प्रवेश कर जाता है, तो इस पर अटैक करता है 12वां, ठीक है। फिर ये 12वां जो है कन्नौज, जो है कन्नौज गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल को यहाँ पर इसने मार दिया था। 13वां जो अटैक करता है वो करता है 1018 से 1019 के बीच में, मथुरा वृंदावन पर ये अटैक करता है। इसका जो 14वां आक्रमण होता है वो होता है 1019 में। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक बार जो है आप देख लीजिए, और इसके बाद जो अपनी बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। 14वां जो आपका आक्रमण होता है 1019 में, ये चंदेल शासक के विरुद्ध होता है, और जो इसमें शासक होता है वो होता है विद्याधर। 15वां जो है प से पंजाब, तो 15वां जो आक्रमण होता है वो पंजाब के विरुद्ध होता है। 16वां आक्रमण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1025 में होता है, ठीक है। ये सोमनाथ के मंदिर की बहुत ज़्यादा लूट होती है। उसमें जो शासक होता है वो नाम आपको पता होना चाहिए, वो है भीम प्रथम। यहाँ पर इसने क्या किया था? 16वें आक्रमण में इसने 50,000 ब्राह्मणों को यहाँ पर मारा था। 17वां हो गया, 17वां से 17वां और 27, ठीक है, 17-27। और ये जो करता है इसमें खोखरो जनजाति के विरुद्ध ये आक्रमण करता है 1027 में, 17वां आक्रमण। इसमें जो मैं आपको बताऊं कि इंपॉर्टेंट कौन से है, एक तो 17वां आक्रमण आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपका 16वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां से प से याद हो जाता है कि पंजाब के विरुद्ध इसने किया। फिर 14वां से च से चंदेल आ जाता है, देखो मैंने याद किया भी हुआ है, ठीक है। तो 14वां से चंदेल शासक के विरुद्ध जो है, और इसमें जो शासक का नाम तुमने याद रखना है वो है विद्याधर शासक। 13वां से इसमें कहाँ किया? इसने मथुरा वृंदावन पर, मतलब कह देना कि भाई
13 नंबर की बस जाती है भाई मथुरा वृंदावन पर, जो है महमूद गजनवी गया था 13वें नंबर की बस पर मथुरा वृंदावन पर ये आक्रमण करने गया था। इस तरह जो है तुम उस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, 12वां आक्रमण तुमने अगर याद रखना है कि भाई उत्तर जो भारत के मैदानी भागों में जो है इसने प्रवेश कर लिया था 12वां में, ठीक है, 1018 में। 11वां में कश्मीर के विद्रोह, ये थोड़े इतने नहीं है। 9वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9वां आक्रमण जो हुआ था वो थानेश्वर पर इसने अटैक किया था, और यहाँ पर इसने क्या किया था, जो चक्र स्वामी जो मंदिर है ना इसको ये तोड़ता है। ठीक है, तो ये इसके जो हो गए हैं हमारे, इसके युद्ध हो गए हैं। इसके बाद जो अगर हम बात करें दरबारी कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतबी, ये आपने नाम अभी अभी सुना भी है। इसका जो पूरा नाम है वो है अबुल नस्तर। क्या नाम है? अबुल नस्तर। ये उतबी का क्या है, पूरा नाम है। इसकी बुक अगर आपसे याद होती है कर लो बच्चों, तारिक ए यामनी और किताबु ए यामनी। ये वंश था ना, थी ना, था ना ये वंश। तो तारिक यामनी को ये तारिक देते हैं और उसकी किताब लिखते हैं। तो तारिक ए यामनी और किताबु ए यामनी, ये किसकी बुक है भाई? उतबी की है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था इसके काल में। ठीक है, फिरदौसी का जो है आपने याद रखना है, इसे फारस का होमर भी कहा जाता है, ये इसकी उपाधि है। फिरदौसी से फ से फारस का होमर। इसकी बुक का जो नाम है, क्या नाम है? शाहनामा है। क्या नाम है भाई? शाहनामा इसकी बुक का नाम है। फिर इसके बाद अबू फजल जो है वहाकी, इसकी उपाधि क्या है? इसको कहते हैं पूर्व का पेपस या पूर्वी श्री पेपस। इसकी बुक का क्या नाम है? तारिक ए मसूदी। ठीक है, और इसमें फराबी का नाम दूर की सोचता था, फरेबी, देखो मैंने ट्रिक भी बना रखी, दूर की सोचता था फरेबी। फराबी क्या था? दार्शनिक सा। क्या था वो? दार्शनिक था, दूर से द दार्शनिक था। असदी। फिर इसके बाद जो है शेयर सालार, शेयर सालार, ये इसका क्या था? सेनापति था। ठीक है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है तिलक व सेमंद राय। ये इसके क्या लगते थे भाई? इसके हिंदू सेनापति थे। और जो इसमें उनसूरी है, ये कौन था? ये एक बुद्धिमान कवि था। ठीक है, मेन ही आपको बता रही हूँ। सिक्कों पर क्या था? सिक्कों पर अमीर महमूद नाम जो है इसमें अंकित था। क्या नाम अंकित था? अमीर महमूद। तुर्क शासन था, इस समय जनजातीय संगठन था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। गजनी जो है उसमें क्या क्या है? विश्वविद्यालय भी है, पुस्तकालय भी है, अजायब घर भी है, मस्जिद भी है। मस्जिद जो है सहमगर से है, पूर्व का इसको आश्चर्य कहा जाता है। ये इसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, गजनी में ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मोहम्मद गोरी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गोरी में जो है ये गोर प्रदेश से था। इसका ओरिजिनल नाम क्या था भाई मोहम्मद गोरी का? इसका था शिहाबुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद गोरी का ओरिजिनल नाम था शिहाबुद्दीन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और नाम भी था जिसका नाम था मोहम्मद बिन शाम, ये इसका अन्य नाम था, अन्य नाम शाम। ठीक है, मुइनुद्दीन चंगी, ये इसकी क्या है? एक तो है इसकी उपाधि है मुइनुद्दीन, जैसे हमने इसकी पढ़ी है ना पीछे, तो इसकी भी हमें महमूद गजनवी की पढ़ी है ना, तो मोहम्मद गोरी की भी हमें पढ़नी पड़ेगी। एक तो है मुइनुद्दीन और दूसरी कौन सी है? चंगी। चंगा है, बहुत अच्छा इंसान है मुइनुद्दीन और चंगी। वंश कौन सा था? जैसे उसका यामनी था, इसका था शंश बनी। क्या वंश था इसका? शंश बनी। युद्ध इसने किए हैं, इंपॉर्टेंट ही आपको बताऊंगी। 1175 में इसने मुल्तान पे किए हैं, जिसे आप सोने की नगरी कहते हैं, और पीछे महमूद गजनवी ने भी किए हैं इस पर अटैक, 3 बार अटैक किए हैं। और 1175 से 76 पर सिंध पर अटैक हुए हैं। और 1178 में जो हुआ है गुजरात के अहीलवाड़ में जो है इसने युद्ध किया है, मोहम्मद गोरी वर्सेस भीम द्वितीय, जिसे आप अहीलवाड़ का युद्ध हुआ है, ये कहाँ पर है? ये आपके गुजरात में है। कब हुआ है? 1178 में हुआ है। मोहम्मद गोरी वर्सेस भीम सेकंड, जिसे हम मूल राज सेकंड भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी का यहाँ पर क्या होता है? 1178 में यहाँ पर मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1178। ठीक है, अब इस अहीलवाड़ जो युद्ध है आपका, इसके अन्य नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसे हम अनिलवाड़ का युद्ध भी कहते हैं, इसे हम काशगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, इसे हम कपाड़ा का युद्ध भी कहते हैं, नहरवाला का भी युद्ध कहते हैं, पाटन का भी युद्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है? मोहम्मद इस युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गोरी, यानी 1178 के बाद मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला जाता है और फिर से वो क्या करता है? वो दोबारा आता है। ठीक है, तो ये चीज़
चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि पहले चरण में हम 1178 में 1175, 1175 से 76, 1178 और अहिलवाड़ जो युद्ध है इसमें ये जो अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, जिसमें ये हार जाता है। इसके बाद ये जो करता है ये वापस चला जाता है। थोड़ा स्लो बोल रही हूँ बच्चों, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कमिटमेंट थी कि करना है। ठीक है, दूसरा चरण इसमें आया है पेशावर पर इसने आक्रमण किया है, वो किया है 1179 में। 1179 पर जो है इसने अटैक किया। पंजाब जो था, पंजाब यहाँ पर था भटिंडा, भटिंडा पंजाब में आता है, सियालकोट भटिंडा। यहाँ पर कौन थे? यहाँ पर चौहान शासक थे। ये गजनी वंश का शासक था, खुसरो मलिक था। ठीक है, खुसरो मलिक था, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और इसमें जो है 1179 के बाद हमने 1181 से 84 की जो है आपने जो है याद रखनी है बात, वो ये याद रखनी है कि 1181 से 1184 तक जो है यहाँ पर आक्रमण होता है। और 1184 में इस खुसरो मलिक को क्या करता है, ये बंदी बना लेता है और बाला खान दुर्ग में इसको क्या करता है, कैद कर लेता है। बस आप इतनी ही चीज़ याद ध्यान रखना, 1181 से 1184 की बात सिर्फ आपने इतनी ही ध्यान रखनी है और इसमें इसको बंदी बना लेता है। नेक्स्ट बात आ जाती है 1185 में। अभी अभी मैंने आपको बताया है, एक सियालकोट है, एक आपका बठिंडा है। जो ये सियालकोट है इस पर ये अपना अधिकार कर लेता है 1189 में जाके। ठीक है, ये भटिंडा पर अधिकार कर लेता है। भटिंडा जिसे अब तरब हिंद का युद्ध भी कहते हैं, भटिंडा में जियादुन जो है मलिक उल तुल्फी को ये गद्दी पर बैठा देता है। यहाँ पर एक ये युद्ध लड़ता है तरब हिंद का, यहाँ पर इसको मतलब इस पर अधिकार तो कर लेता है ये 1189 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ये गद्दी पर किसी बंदे को बिठा देता है, उस बंदे का नाम अपने तुल्फी से नाम ध्यान रख लेना, जियादुन मलिक तुल्फी पर ये जो है इसको गद्दी पर यहाँ पर बिठा कर ये चला जाता है। इसके बाद जो 1189 तक की ये बात हो गई है। ठीक है, इसके बाद ये आता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, ये तुम्हें याद होगा। तो 1191 में जो है 1191 में तराइन का जो है प्रथम युद्ध होता है, जिसमें गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गोरी जीत जाता है और चौहान हार जाता है। ठीक है, तो इसमें एक और है जो चीज़ तुम्हें याद रखनी है, खारबक, खमे, इल्लाहा, मुकलबला, ये जो 4 खुंगार योद्धा ना इसके साथ थे, गोरी के साथ और कौन कौन से थे जिस वजह से ही चौहान हारा था। एक तो था खारबक, नाम ध्यान रख लेंगे, एक था खारबक, एक था खमे, खारबक, खमे, इल्लाहा और मुकलबा। ये 4 ऐसे थे, ये खूंखार योद्धा थे जो इसके इस समय तराइन के द्वितीय युद्ध में साथ है, जिस वजह से ये जो गोरी जीता था और चौहान जो है यहाँ पर हार गया था। फिर इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब जो है ना अपने साम्राज्य का ना ये विस्तार, मतलब अपना राजपाट अपना ना बांट रहा है कि भाई अब मैं जाने वाला हूँ। ठीक है ना, एक तो था इसके ये चारों दास ही थे, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था अल्दोज या यल्दोज, एक था नासरुद्दीन कुबाचा, एक था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये 4 नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। ये क्या करता है, ये इसके सेनापति थे, ये लगा लो दास थे, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दे दिया, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अल्दोज और यल्दोज कोई भी नाम ले लो, इसको तो इसने दे दिया गजनी दे दिया। नासरुद्दीन कुबाचा को इसने मुल्तान दे दिया, कुबाचा को क्या दे दिया, मुल्तान दे दिया। और बख्तियार, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को इसने बंगाल और बिहार दे दिया। बख्तियार से बख्तियार को बंगाल और बिहार दे दिया, और कुबाचा को दे दिया मुल्तान। और तुम कुतुबुद्दीन ऐबक का तो तुम्हें वैसे ही याद होगा, यल्दोज का हो गया, इसको दिया गजनी दे दिया। समझ रहे हो आप? तो ऐसे जो हैं ये जो है मोहम्मद गोरी ने अपने जो आपके ये है ना दास हैं, इनको ऐसे जो हैं अपने क्षेत्र जो हैं बांटे थे। ठीक है, फिर जो बात होती है जिसमें होती है चंदावर का युद्ध होता है, जो होता है आपके 1194 में। इसमें जो क्या होती है, फिर से जो है गोरी की वापसी होती है, मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद। इसमें जयचंद फिर हार जाता है और मोहम्मद गोरी है जो इसमें जीत जाता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को तो उत्तर भारत देता है।
ठीक है। और बख्तियार जो खिलजी था उसको पूर्वी भारत देता है। समझ गए ना, अब आपको पता लग गया है ना कि ये 4 सेनापति हैं। खिलजी को, वैसे बख्तियार को क्या मिला था, बिहार और बंगाल मिला था ना, ब से ही हमने याद किया था, और इसको पूर्वी भारत में मिला। ठीक है। और पूर्वी भारत में आपके बंगाल और बिहार आते हैं, जो 1202 में इसको मिला था। और उत्तर भारत में कौन कौन से आते हैं, बयाना जीता, ठीक है ना, 1195 से 1196 के बीच में इसने बयाना जीता था। और 1196 से लेकर 1197 में अनिलवाड़ जो इल्तुतमिश था ना, जो तीसरे नंबर का शासक है इल्तुतमिश, ये दास, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहाँ से जो है इसको खरीदा था इल्तुतमिश को, तो अनिलवाड़, यहीं से जो है इल्तुतमिश को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं से भी खरीदा था। तो ये चीज़ भी तुमने ध्यान रखनी है। ठीक है, बख्तियार खिलजी की भी तुम्हें समझ आ गई है और कुतुबुद्दीन ऐबक की भी तुम्हें समझ आ गई होगी। ठीक है। और 1198 में इसने बदायूं पे अटैक किया। ठीक है। और ये हो गया हमारा। और इसके बाद जो है बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी बाद में किसको बनाया, इसने यहाँ पर बनाया लखनौती को। तिब्बत वाले हिस्से में हार जाते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। 1205 में एक ना युद्ध होता है जो नाम है अंधखंद का युद्ध। ठीक है। इसमें क्या होता है, ख्वारिज़म का यहाँ पर शाह होता है और यहाँ पर गोरी होता है। 1205 की बात बता रही हूँ मैं आपको। 1205 में ना यहाँ ये हार जाता है। ठीक है। और ख्वारिज़म का शाह जो सिकंदर सेकंड है यहाँ पे जीत जाता है। 1205 की ये बात होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है। और 1206 में जो है ना, ये क्या करता है मोहम्मद गोरी, ये इनके विरुद्ध, किसके, जो ये बहुत ही गंदी जाति थी भाई, खोखर, इन खोखरों के विरुद्ध क्या करता है, ये अभियान करता है। ठीक है। और 15 मार्च, एग्जैक्ट डेट जो है बच्चों याद रखनी है आपने, 15 मार्च 1206 को दम निकल गया, ऐसे याद कर लेना, उसका दम निकल गया। दमनोक नामक स्थान पर एक खोखर द्वारा जो हत्या हो जाती है, किसकी, गोरी की। ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 15 मार्च 1206 जो है आपने डेट याद रखनी है। इसके बाद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो थे, इसके सिक्के थे, इस पर क्या था, इनके सिक्के पर ना लक्ष्मी का अंकन मिलता है। इसके दरबार में थे, एक तो इसके दरबार में थे फ़खरुद्दीन राजी, क्या थे, राजी रहते वही इसके दरबार में। और नज़ानी उर्बी, ये तो है उरूबी, उत्बी वो प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है। इसके दरबार में उरूबी भी था और उत्बी, याद रखिएगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना। भारत में जो है इक्ता प्रणाली, ये दिल्ली सल्तनत में जो बिल्कुल टॉप पे जाती है, तो इसी ने शुरू की थी। तो आपको, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि भारत में जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत की है ये इसी ने की है। दास ही मेरे पुत्र हैं और मेरे ये उत्तराधिकारी भी हैं, ये मोहम्मद गोरी की स्टेटमेंट है कि इसका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसका कोई बेटा तो था नहीं, जो इसके दास थे ना यही इसके पुत्र थे, ये मोहम्मद गोरी की स्टेटमेंट है। और तुर्क शासक की जो नींव डाली है वो मोहम्मद गोरी ने ही डाली है। ठीक है। तो इस तरह ये तुम्हारा चैप्टर अब समाप्त हो गया है। कल हम गुलाम वंश को जो है स्टार्ट करेंगे और होप सो 3 शासक तो मैं उसमें आपको कवर अप करवा दूंगी। तो कैसा लगा आज का सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास को अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हो ना तो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, तुम्हें बेस ही नहीं पता तुम कैसे करोगे। ठीक है। चलिए, सेशन कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर देंगे सभी, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।